इस कहानी की शुरुआत 1200 बीसी के समय को दिखाते हुए होती है, जहां पर हम राजा एम्फिट्रियन को एक आर्गोस नाम के राजा के साथ लड़ता हुआ देखते हैं। एम्फिट्रियन एक क्रूर राजा था और वो अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ भी कर सकता था। इसलिए वो राजा आर्गोस को मारकर उसका राज्य छीनना चाहता था। इसलिए वो राजा आर्गोस से कहता है कि ये युद्ध सिर्फ हम दोनों के बीच में होगा और हमारे बीच कोई भी सिपाही नहीं आएगा, और जो हारेगा वो अपना पूरा राज्य जीतने वाले को दे देगा और हम दोनों के बीच में कोई भी सिपाही नहीं आएगा। आर्गोस उसकी शर्त मान जाता है और इस लड़ाई में आर्गोस हार जाता है और एम्फिट्रियन उसे मारकर उसका पूरा राज्य छीन लेता है। जब एम्फिट्रियन अपने महल में आता है तो उसकी रानी एल्कमिन उसे समझाती है कि तुम्हें अब क्रूरता छोड़ देनी चाहिए और मासूम लोगों की जान नहीं लेनी चाहिए, लेकिन एम्फिट्रियन उसकी कोई भी बात नहीं मानता। इसलिए रात होने पर एल्कमिन एक मंदिर में जाती है और देवी हेरा से ये विनती करती है कि वो किसी तरह उसके क्रूर पति को रोककर इन सभी युद्ध को खत्म कर दे। और ये सुनकर देवी हेरा उसके सामने आ जाती है और वो रानी की मदद करने के लिए एक अजीब तरीका बताती है, और वो बताती है कि मेरे पति ज्यूस द्वारा तुम्हें एक बच्चा होगा और वही एम्फिट्रियन का अंत करेगा, और साथ ही में उस बच्चे का नाम हरकुलिस रखने का कहती है। और उसी रात को ज्यूस क्वीन के पास आते हैं और उससे संबंध बनाने लगते हैं, लेकिन उसी दौरान राजा एम्फिट्रियन उसके पास आ जाते हैं और उसे वहाँ पर एक अजीब शक्ति महसूस होती है और उसे ये पता लग जाता है कि कोई अनजान शक्ति उसकी पत्नी के साथ संबंध बना रही है। इसलिए वो गुस्से में आकर इधर उधर तलवार मारने लगता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। इसलिए वो गुस्से में आकर रानी को भला बुरा बोलने लगता है और उसे उस शक्ति के बारे में पूछने लगता है, लेकिन क्वीन उसे कुछ भी नहीं बताती। इसलिए एम्फिट्रियन अपने कुछ सैनिकों को इकट्ठा करके उस अनजान शक्ति को ढूंढने को कहता है, लेकिन तभी अचानक एम्फिट्रियन के पास बिजली आकर गिरती है, जिससे उसे ये पता लग जाता है कि वो अनजान शक्ति कोई और नहीं बल्कि ज्यूस ही है। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें 9 महीने बाद का समय दिखाया जाता है, और यहाँ पर क्वीन को एक बच्चा होता है, जिससे एम्फिट्रियन बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि वो लड़का उसका नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे जिंदा छोड़ देता है और वो उसका नाम एल्साइडस रखता है। और साथ ही में वो रानी से ये भी कहता है कि एल्साइडस कभी भी अपने बड़े भाई इफिकल से बराबरी नहीं कर सकेगा और मेरे बाद इफिकल ही राजा बनेगा। अब जैसे ही एम्फिट्रियन वहाँ से जाता है तो वो रानी अपने बच्चे से कहती है कि तुम्हारा नाम एल्साइडस नहीं बल्कि हेरकुलिस है, क्योंकि ये नाम तुम्हें देवी हेरा ने दिया है। अब इसी तरह से 20 साल गुजर जाते हैं और एल्साइडस यानी कि हेरकुलिस अब बहादुर और जवान हो जाता है। और यहाँ पर हम एल्साइडस को एक खूबसूरत राजकुमारी हीब के साथ देखते हैं। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे। हीब एल्साइडस को निशानी के तौर पर अपना एक लॉकेट देती है और इसी दौरान एल्साइडस का बड़ा भाई इफिकस आ जाता है और वो हीब को बताता है कि तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढ रहे हैं, और साथ ही में वो एल्साइडस से कहता है कि वो हीब से दूर रहे। दरअसल इफिकल भी हीब को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन हीब एल्साइडस को पसंद करती थी, जिससे उसे काफी गुस्सा आता था। अब इसके बाद वो हीब को कुछ सैनिकों के साथ महल भेज देता है और इसके बाद इफिकल एल्साइडस को लेकर जंगल में शिकार करने के लिए चला जाता है, और जंगल में शिकार ढूंढते ढूंढते उन्हें रात हो जाती है और उनका सामना एक शेर से होता है। अब शेर को देखकर इफिकल्स काफी डर जाता है, लेकिन एल्साइडस बहादुरी से उस शेर का सामना करता है और अपने मजबूत हाथों से उस शेर को मार देता है। अब इसके बाद ये दोनों भाई अपने महल में आते हैं, जहाँ इफिकल उस शेर की स्किन लेकर अपने पिता के पास जाता है और इफिकल पूरे दरबार में ये बताता है कि उसने शेर का शिकार किया है, लेकिन एल्साइडस शेर को देखकर भाग गया था। और वहीं एल्साइडस चुपचाप बैठा ये सारी बातें सुन रहा होता है, लेकिन वो किसी को सच्चाई नहीं बताता। लेकिन दरबार में मौजूद लोगों को इफिकल की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि इफिकल एक डरपोक राजकुमार था। और तभी एम्फिट्रियन अपने बेटे को बहादुर कहते हुए ईब से उसकी शादी कराने का कहता है। अब इससे ईब दुखी होकर महल से भाग जाती है और ये देखकर एल्साइडस भी उसके पीछे जाता है। और इधर इफिकल अपने पिता से कहता है कि मैं इस शादी से खुश हूँ, लेकिन ईब बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि वो एल्साइडस से प्यार करती है। जिस पर एम्फिट्रियन उसे डांटते हुए कहता है कि वो चाहे किसी से भी प्यार करे, लेकिन उसकी शादी सिर्फ तुमसे होगी। और इसके बाद इफिकल को वो ईब को वापस महल में लाने का कहता है। और वहीं दूसरी तरफ ईब और एल्साइडस एम्फिट्रियन के राज्य से भागने के बारे में सोच रहे थे, और तभी वहां पर इफिकल अपने कुछ सैनिकों के साथ आ जाता है और उन दोनों को पकड़कर वापस महल में ले आता है। और वहां पर एम्फिट्रियन उससे कहता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन ईब की शादी सिर्फ इफिकल से होगी। और वहीं पर एल्साइडस कहता है कि मैं ईब से प्यार करता हूँ और मैं उसकी शादी किसी और के साथ नहीं होने दूंगा। जिस पर एम्फिट्रियन उसे कैप्टन सोट्रिस के साथ इजिप्ट जाने का आदेश देता है। दरअसल इजिप्ट में युद्ध हो रहा था और उस युद्ध से बचकर वापस आना बिल्कुल नामुमकिन था।
अब क्योंकि एल्साइडस राजा का बेटा नहीं था, इसलिए वो चाहता था कि एल्साइडस की युद्ध में मृत्यु हो जाए। और यहाँ इपिकल अपने भाई से कहता है कि जब तक तुम युद्ध से वापिस आओगी तब तक मेरी शादी ईब से हो चुकी होगी। जिस पर एल्साइडस कहता है कि मैं युद्ध जीतकर जल्दी ही वापिस आऊंगा और ईब से शादी करूंगा। और यहाँ पर वो अपनी माँ से मिलता है और जहाँ पर उसकी माँ उसे इजिप्ट जाने से रोकती है, लेकिन एल्साइडस ईब को पाने के लिए इजिप्ट जाने का डिसीजन ले चुका था। और तब उसकी माँ उसे बताती है कि तुम्हारे पिता एम्फिट्रियोन नहीं बल्कि भगवान ज्यूस है, और तुम्हारा नाम एल्साइडस नहीं बल्कि हरकुलिस है, और तुम्हारा जन्म एम्फिट्रियोन का अंत करने के लिए हुआ है। और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो एम्फिट्रियोन की क्रूरता कभी भी खत्म नहीं होगी। लेकिन एल्साइडस उसकी एक भी नहीं सुनता और वहाँ से सीधा ईब के पास आ जाता है, और जहाँ पर वो ईब से ये वादा करता है कि वो 3 महीने बाद वापिस आकर उससे शादी करेगा। अब इसके बाद कैप्टन सोट्रिस, एल्साइडस और कुछ सैनिक इजिप्ट के लिए निकल जाते हैं। और इसके बाद इजिप्ट पहुंचकर वो एक गुफा में रेस्ट के लिए रुकते हैं, और जहाँ पर एल्साइडस और सोट्रिस गुफा के इधर उधर चेक करने लगते हैं। लेकिन जब वो वापस आते तो उन्हें अपने सैनिकों की लाशें मिलती है, इसलिए सोट्रिस बचे हुए सैनिकों को बचाने के लिए उस गुफा से बाहर ले जाने लगता है। असल में उन पर दुश्मनों ने हमला कर दिया था और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था और मार दिया, और अब सोट्रिस के पास युद्ध करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए वो अपने दुश्मनों से लड़ने लगते हैं, जिसमें सोट्रिस के सभी सैनिक मारे जाते हैं और सिर्फ एल्साइडस और सोट्रिस ही जिंदा होते हैं। और तभी दुश्मनों के कैप्टन को एल्साइडस का हेलमेट दिखता है, इसलिए वो सोट्रिस से पूछता है कि इन लोगों में से एल्साइडस कौन है। जिस पर सोट्रिस उससे झूठ बोलता है कि एल्साइडस मर चुका है और उसकी बॉडी सैनिकों के बीच पड़ी हुई है। इसलिए वो अपने सैनिकों से कहता है कि जाओ और राजा एम्फिट्रियोन को बता दो कि हमने अपना वादा पूरा कर दिया है। और ये सभी बातें सुनकर एल्साइडस को ये पता लग जाता है कि उसके पिता ने ही उसको मरवाने के लिए उस पर यह हमला करवाया है। और अब सब जगह ये खबर फैल जाती है कि एल्साइडस अब मर चुका है। और इस खबर से एल्साइडस की माँ काफ़ी दुखी होती है, बल्कि इफिकल और एम्फिट्रियोन काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और वहीं पर कैप्टन जब एल्साइडस और सोट्रिस को मारने वाला होता है तो एल्साइडस कहता है कि हमें मारकर तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इसलिए तुम हमें जिंदा छोड़कर किसी को बेच दो जिससे तुम्हारा काफ़ी फ़ायदा होगा। और कैप्टन को एल्साइडस की बात सही लगती है, इसलिए वो उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर वो अपना नाम हेरकुलिस बताता है। और अब उनको ऐसी जगह पर बेचा जाता है जहाँ पर उन लोगों पर पैसा लगाकर उन्हें लड़वाया जाता था, जिस पर सोट्रिस दुखी होकर कहता है कि ये जगह काफ़ी खतरनाक है, इससे अच्छा तो हमें मार दिया जाता। जिस पर एल्साइडस उससे वादा करता है कि वो बहुत जल्द उसे यहाँ से बाहर निकाल देगा। अब इसके बाद उन दोनों को एक शिप से एक अनजान जगह पर ले जाया जाता है, जहाँ पर सबसे पहले सोट्रिस को फाइट करने के लिए चुना जाता है। सोट्रिस शुरुआत में काफ़ी मार खाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो उस आदमी को हराकर मार देता है। अब इसके बाद हेरकुलिस को फाइट के लिए बुलाया जाता है, और हेरकुलिस अपनी फाइटिंग स्किल से अपने दुश्मन को मिट्टी में मिला देता है, जिससे सभी लोग हेरकुलिस को चीयर अप करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एल्साइडस की माँ को दिखाया जाता है, जो वापस से मंदिर में जाती है, और वहाँ पर एम्फिट्रियोन भी आ जाता है, और वहाँ पर वो रानी से एल्साइडस के असली पिता के बारे में पूछता है, जिस पर रानी बड़ी चालाकी से चाकू उठाती है और अपने पति को बताती है कि एल्साइडस को एक जरूरी मकसद के लिए पैदा किया गया है, और अब एल्साइडस जिंदा नहीं है, और अब मैं उस मकसद को पूरा करूंगी। और ये कहकर वो एम्फिट्रियोन पर चाकू से हमला कर देती है, लेकिन एम्फिट्रियोन उसका हाथ पकड़ लेता है और एल्साइडस के असली पिता के बारे में पूछता है, जिस पर रानी उसे बता देती है कि एल्साइडस भगवान ज्यूस का बेटा है और तुम्हें मारने के लिए पैदा हुआ है। इसके बाद एम्फिट्रियोन उसी चाकू से रानी को मार देता है। अब इसके बाद मंदिर में रहने वाले बूढ़े जायरोन से कहता है कि सभी को बता दो कि रानी ने मंदिर में सुसाइड किया है। अब इसके बाद हरकुलिस और सोट्रिस के पास उनका मालिक आता है, जिससे ये दोनों कहते हैं कि हमें ग्रीस ले चलो, क्योंकि वहाँ पर बहुत शानदार फाइट्स होती है और हम तुम्हें वो फाइट जीतकर काफ़ी सारा पैसा कमा कर देंगे। इसके बदले तुम्हें हम दोनों को छोड़ना होगा। अब ये सुनकर उनका मालिक उन्हें ग्रीस ले जाने का डिसाइड करता है, लेकिन इससे पहले वो उनकी फाइट स्किल्स चेक करता है, इसलिए वो उन्हें 2 फाइटर्स से लड़वाता है जो कभी भी किसी से नहीं हारे। अब इस फाइट के बीच सोट्रिस घायल हो जाता है, लेकिन हरकुलिस अकेले ही उन फाइटर से लड़ता है और सोट्रिस को भी बचाता है। और फाइट खत्म होने के बाद उनका मालिक हरकुलिस के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हारा साथी तो घायल हो चुका है, अब वो फाइट कैसे करेगा। जिस पर हरकुलिस कहता है कि तुम सिर्फ हमें ग्रीस ले चलो, मैं अकेला ही फाइट लड़कर सबको हरा दूंगा। जिस पर वो बूढ़ा आदमी मान जाता है और उन्हें ग्रीस ले जाता है। यहाँ पर सोट्रिस चायरोन को देखता है और उसे वहीं पर पकड़ लेता है और उससे कहता है कि हरकुलिस जिंदा है और आज होने वाली फाइट में वो लड़ने वाला है। अब इसके बाद हरकुलिस 6 खतरनाक फाइटर से लड़ने के लिए मैदान में आता है, जिसे देखकर सभी को यही लगता है कि हरकुलिस हार जाएगा।
लेकिन वो बड़ी आसानी से उन फाइटर्स को मारकर जीत जाता है। फाइट के बाद चायरन हरकुलिस से मिलता है और उसे ईव से मिलाने का वादा करता है और उसे बताता है कि उसकी माँ को राजा ने मार दिया है, और फिर उसे वो वही चाकू देता है जिससे राजा ने उसकी माँ को मारा था। इधर सोइट्रिस हरकुलिस से वादा करता है कि वो जल्दी ही राजा से बदला लेंगे। अब क्योंकि राजा ने जनता और सेना को काफी परेशान करके रखा था, इसलिए कुछ सेना हरकुलिस के साथ आ जाती है ताकि वो राजा के जुल्म से मुक्ति पा सके। इसके बाद हरकुलिस अपने लोगों के साथ एक गांव में जाता है जहां पर राजा एम्फिट्रियन के सैनिक लोगों पर अत्याचार कर रहे थे। इसलिए हरकुलिस सभी सैनिकों को मारता है और राजा को मैसेज भेजता है कि अब राजा को जनता पर जुल्म करना बंद करना होगा। इसलिए सभी गांव वाले हरकुलिस को भगवान का बेटा मानने लगते हैं, क्योंकि अब तक किसी ने भी उन्हें नहीं बचाया था। अब राजा के कुछ सैनिक राजा को मैसेज देते हैं कि सोइट्रिस जिंदा है और उसके साथ एक हरकुलिस नाम का काफी खतरनाक योद्धा भी है। दरअसल राजा को ये नहीं पता था कि अल्साइडस ही हरकुलिस है। अब इसके बाद राजा अपने सभी सैनिकों को हरकुलिस और सोइट्रिस को पकड़ने का आदेश देता है। इधर सोइट्रिस और हरकुलिस एक खाली घर में जाते हैं जहाँ पर उन्हें देवी हेरा मिलती है और वो हरकुलिस को बताती है कि तुम्हारा जन्म एक महान कार्य करने के लिए हुआ है जो तुम्हें तुम्हारे प्यार से दूर कर सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने पिता ज्यूस को एक्सेप्ट करना होगा, जिससे वो तुम्हें शक्ति देंगे और तुम आसानी से राजा को हरा दोगे। जिस पर हरकुलिस कहता है कि अगर ज्यूस मेरे पिता है तो उन्होंने मेरी माँ की मदद क्यों नहीं की और लोगों को अत्याचार से क्यों नहीं बचाया। अब इसके बाद हेरा उसे ज्यूस पर विश्वास करने के अलावा कुछ नहीं कहती। और दूसरी तरफ हमें इफिकल को दिखाया जाता है जो ईव से कहता है कि तुम चाहो या ना चाहो लेकिन हमारी शादी होकर रहेगी। अब इस बात से दुखी होकर ईव सुसाइड करने के लिए महल से कूदने लगती है, लेकिन तभी चायरोन वहां पर आकर उसे बचा लेता है और उसे ये बता देता है कि राजा जिस हरकुलिस से परेशान है वो कोई और नहीं बल्कि अल्साइडस है। अब दूसरे दिन ईव हरकुलिस से मिलने जाती है जहाँ ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं और यहाँ पर हरकुलिस ईव से वादा करता है कि वो एम्फिट्रियन को मारने के बाद उससे शादी जरूर करेगा। अब इसके बाद एम्फिट्रियन उस कैप्टन को बुलाता है जिसे उसने अल्साइडस को मारने के लिए भेजा था। अब एम्फिट्रियन उससे पूछता है कि तुमने सोइट्रिस को क्यों नहीं मारा और उसके साथ जो हरकुलिस योद्धा है उसे क्यों नहीं मारा, जिस पर वो कैप्टन राजा से वादा करता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा और हरकुलिस को मार देगा। अब इसके बाद सोइट्रिस अपने घर जाता है जहाँ पर उसे इफिकल और उसके कुछ सैनिक मिलते हैं, जहाँ पर उन्होंने सोइट्रिस की पत्नी को मार दिया था और उसके बच्चे को मारने की धमकी देकर उससे हरकुलिस का पता पूछते हैं। अब सोइट्रिस मजबूर होकर उसे हरकुलिस का पता बता देता है। जब इफिकल हरकुलिस के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका भाई ही हरकुलिस है, इसलिए वो ईव को बंदी बना लेता है ताकि उसका भाई उस पर हमला ना कर सके। अब इसके बाद हरकुलिस को चौराहे पर ले जाकर जंजीरों से बांध दिया जाता है, जहाँ पर उसे कोड़े मारकर बुरी तरह से पीटा जाता है। जहाँ पर एम्फिट्रियन सभी लोगों से कहता है कि अगर ये ज्यूस का बेटा होता तो अपनी जान बचा सकता था, और अगर ये अपनी जान नहीं बचा सकता तो तुम लोगों की रक्षा कैसे करेगा। अब इसके बाद इफिकल हरकुलिस के सामने ही चायरोन को मार देता है और फिर सोइट्रिस को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी हरकुलिस आसमान की तरफ देखकर अपने पिता ज्यूस से शक्ति मांगता है, जिस पर ज्यूस उसे शक्ति दे देते हैं और उस शक्तियों की मदद से हरकुलिस उन जंजीरों को तोड़ देता है और अपने आप को छुड़ा लेता है। अब ये देखकर इफिकल और एम्फिट्रियन डर जाते हैं और अपने सैनिकों से हरकुलिस को मारने का कहकर वहां से भाग जाते हैं। अब इसके बाद हरकुलिस वहां मौजूद सभी सैनिकों को मार गिराता है। अब इसके बाद सभी गांव वाले हरकुलिस को अपना हीरो बना लेते हैं और सभी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इधर हरकुलिस अपनी सेना लेकर महल में जाता है। वहीं दूसरी तरफ इफिकल आज ईव से शादी करने वाला था, लेकिन ईव शादी से इनकार करते हुए कहती है कि मैं सिर्फ हरकुलिस से प्यार करती हूँ। और यहाँ हरकुलिस महल के मेन गेट पर पहुंच जाता है, जहाँ पर राजा के ज्यादातर सैनिक हरकुलिस की साइड हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सभी को पता है कि वो क्रूर राजा को मारकर यहाँ पर शांति कायम करेगा। अब इसके बाद हरकुलिस अपनी सेना लेकर महल के अंदर आ जाता है और एम्फिट्रियन को लड़ने के लिए बुलाता है, जहाँ पर एम्फिट्रियन हरकुलिस की सेना को आग के घेरे के अंदर ले लेता है और इसके बाद वो अपने इजिप्ट सैनिकों से उन पर हमला करवाता है, जिस पर हरकुलिस राजा को कहता है कि ये युद्ध हम दोनों के बीच का है, इसलिए सैनिकों को मारने की बजाय हम दोनों में लड़ाई होनी चाहिए। और साथ में वो ये भी कहता है कि जो इस लड़ाई को जीतेगा वो इस राज्य का राजा बनेगा। लेकिन एम्फिट्रियन ये जानता था कि वो हरकुलिस से हार सकता है, इसलिए वो हरकुलिस की बात नहीं मानता और अपनी सेना से उस पर हमला करवा देता है। अब इसके बाद हरकुलिस अपनी तलवार को आसमान की तरफ करता है और उसके बाद भगवान ज्यूस उसकी तलवार को एक शक्ति देते हैं, जिसके बाद वो अपने सभी दुश्मनों को बुरी तरह से मार गिराता है। अब ये देखकर एम्फिट्रियन वहां से भाग जाता है, जिसे भागता देखकर हरकुलिस भी उसका पीछा करता है और उस पर हमला कर देता है। अब दोनों के बीच एक खतरनाक लड़ाई होती है, जिसमें राजा हरकुलिस पर हावी हो जाता है
लेकिन इसके बाद हेरकुलिस राजा को बुरी तरह से मारता है। अब हेरकुलिस उसे जान से मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर इफिकल आ जाता है, जो ईब के गले पर खंजर रखकर हेरकुलिस को राजा को छोड़ने के लिए कहता है। अब क्योंकि ईब ये जानती थी कि हेरकुलिस उसके लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो इफिकल के हाथ में रखे खंजर को अपने सीने में घुसा लेती है और वो खंजर उसके सीने से आर पार होकर इफिकल को लग जाता है, जिससे इफिकल की भी मौत हो जाती है। अब ईब को मरता देख हेरकुलिस काफी ज्यादा दुखी होता है और फिर एम्फीट्रियन को उसी चाकू से मारता है जिससे उसकी माँ की हत्या की गई थी। अब इसके बाद वो ईब के पास जाकर उसे गले लगाता है, जहाँ उसे ये पता चलता है कि ईब अभी भी जिंदा है और हेरकुलिस ईब से वादा करता है कि वो कभी भी उससे दूर नहीं जाएगा। अब कहानी के अंत में हमें ये दिखाया जाता है कि ईब हेरकुलिस के बेटे को जन्म देती है और वो दोनों काफी खुश होते हैं और साथ ही में हेरकुलिस अब ग्रीस का राजा बन चुका था, जिसके लिए वो अपने पिता ज्यूस को धन्यवाद करता है और इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।